हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाईजीके में। आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोग को लेकर आया हूँ साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। हम लोग आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बनाइए। अमोनिया का जो निर्माण होता है उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं उन लोगों का बिल्कुल सही है। अमोनिया का जो निर्माण होता है उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है, यही लौह चूर्ण का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, लौह चूर्ण का प्रयोग होता है किसके निर्माण में, तो ये होता है अमोनिया के निर्माण में। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अमोनिया का निर्माण जो होता है वह हैबर विधि से होता है। तो सवाल ऐसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो भी आपको क्या बताना है, लौह चूर्ण। अब हम लोग ऑप्शन नंबर एक की बात करते हैं, यानी कि निकेल की बात करते हैं। तो ये जो निकेल है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो निकेल का प्रयोग जो होता है वह तेलों के हाइड्रोजनीकरण में होता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो उसमें निकेल का प्रयोग होता है। हाइड्रोजनीकरण से ही डालडा का निर्माण होता है। अब तो डालडा का प्रयोग प्रायः नहीं होता है, इसके जगह पर हम लोग रिफाइन का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले डालडा का प्रयोग होता था और उसमें हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होती थी और इसमें निकेल का प्रयोग जो है किया जाता था। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, निकेल का। अमोनिया के निर्माण में लौह चूर्ण का। ये जो प्लेटिनम है इसका प्रयोग भी उत्प्रेरक के रूप में होता है। कब, जब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। आप लोग को याद रखना है, नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होता है उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, प्लेटिनम का प्रयोग होता है। और ये चौथा ऑप्शन है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसका प्रयोग कब होता है, तो यह भी एक उत्प्रेरक है। इसका प्रयोग तब होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जब निर्माण होता है तो उस समय उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का। याद रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण में निकेल का, अमोनिया के निर्माण में लौह चूर्ण का, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में प्लेटिनम का और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसका सूत्र भी मैं लिख देता हूँ, V2O5। इसका प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। एक क्वेश्चन उत्प्रेरक से और भी पूछा जा सकता है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। याद रखना है आप लोगों को, एक वैज्ञानिक है बर्जीलियस, इन्होंने ही सबसे पहले उत्प्रेरक की खोज की थी। तो आप लोग को ये प्रश्न याद रखना है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो बताइए जल्दी से, इसमें से कौन है जो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है आपके पास सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट या फिर इनमें सभी। तो क्या होगा सही जवाब, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे हैं उन लोग का बिल्कुल सही है। सैकरीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, इन तीनों का प्रयोग होता है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता के रूप में। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। यह जो होता है एक ऐसा शर्करा होता है जिसके ग्रहण करने से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो याद रखिएगा, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता के रूप में सैकरीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट का प्रयोग होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन है जो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में है CaSO4 इंटू 2H2O, बी में है CaSO4 इंटू हाफ H2O, सी में है CaOCl2 और डी में है CaCO3। तो क्या होगा आंसर, जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हैं CaOCl2 उन लोगों का बिल्कुल सही है।
सी यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। यही है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, जिसका कि रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह भी आप लोग को याद रखना है। यह भी पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यह होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिएगा आप लोग, ब्लीचिंग पाउडर का यह रासायनिक नाम है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है CaSO4 × 2H2O। ये किसका सूत्र है? ये है जिप्सम का सूत्र। इसका जिप्सम का, और जिप्सम का ही रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। याद रखना है आप लोगों को, जिप्सम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर है CaSO4 × 1/2H2O। एक किसका सूत्र है? तो ये POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। याद रखिएगा आप लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? POP। तो POP का मतलब हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यह सूत्र है। ये आप लोग को याद रखना है। अगर रासायनिक नाम की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। अब हम लोग लास्ट ऑप्शन की चर्चा करते हैं। ये जो CaCO3 है, आप लोग जानते होंगे कि यह संगमरमर का सूत्र है। इसका सूत्र है संगमरमर का। आज मैं थोड़ा अच्छा तरह से नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा गला फंसा हुआ है, तो आप लोग इतना ही में मैनेज कीजिए। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। और संगमरमर के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। अगर याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपने नोटबुक में नोट कीजिए, फिर अच्छी तरह से याद कीजिए। चलिए, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दूध का pH मान कितना होता है? कभी कभी एग्जाम में pH मान भी पूछ लिया जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, दूध का pH मान कितना होता है? तो जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। दूध का pH मान कितना होता है? 6.4। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगर बात करें हम लोग कि 7.4 किसका pH मान होता है, तो ये आप लोग को पता ही होगा, यह रक्त यानी कि ब्लड का pH मान होता है। 8.4 किसका pH मान होता है? तो 8.4 होता है समुद्री जल का pH मान। इसका pH मान समुद्री जल का। और ये जो 6.5 है यह होता है लार का pH मान। ये सभी pH मान आप लोग को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ये जो दूध है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी से आप लोग बताइए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो भी लोग लैक्टिक एसिड लिख रहे हैं, लैक्टिक अम्ल लिख रहे हैं, उनका बिल्कुल सही है। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। यह भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है यह क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर बाइफोकल लेंस। तो जो लोग भी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं अपसारी लेंस, उन लोगों का सही है। निकट दृष्टि दोष के उपचार में किसका प्रयोग होता है? तो अपसारी लेंस का प्रयोग होता है। अपसारी लेंस यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप लोग को याद रखना है, अपसारी लेंस को ही हम लोग अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। यह भी आप लोग को याद रखना है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। और इसका प्रयोग जो होता है वह निकट दृष्टि दोष के उपचार में होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात कीजिएगा, अभिसारी लेंस की, तो इसको हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष के उपचार में। इसके उपचार में
दूर दृष्टि दोष के उपचार में। फिर ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है अबिंदुकता को दूर करने में। 4 प्रकार का दृष्टि दोष होता है, आप लोग पढ़े होंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो ये जो बाइफोकल लेंस है इससे जरा दृष्टि दोष का उपचार होता है। यह भी आप लोग को याद रखना है, जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? बाइफोकल लेंस से। और ये भी आप लोग को याद रखना है कि बाइफोकल लेंस में ऊपर रहता है अवतल लेंस, ऊपर क्या रहता है? अवतल लेंस, और नीचे क्या रहता है? तो नीचे रहता है उत्तल लेंस। ये सभी बातें आप लोग को अच्छी तरह से याद रखनी है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक आप लोगों को बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। OH, बॉन्ड OH, बॉन्ड COOH, बॉन्ड CHO या फिर बॉन्ड NH2। तो जो भी लोग इस सवाल का आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उन लोगों का सही है। बॉन्ड COOH ही है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक। बॉन्ड OH की बात कर लेते हैं, तो ये जो है ये है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक। याद रखना आप लोगों को, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? बॉन्ड OH। और ये जो बॉन्ड CHO है ये किसका है? ये है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक, इसका एल्डिहाइड का। और ये जो बॉन्ड NH2 है यह है एमीन का क्रियाशील मूलक। ये सभी क्रियाशील मूलक आप लोग को याद रखना है। एल्कोहल का बॉन्ड OH, बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का, बॉन्ड CHO एल्डिहाइड का, और बॉन्ड NH2 एमीन का। अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मेंडलीव के आवर्त नियम का आधार क्या था? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। मेंडलीव केमिस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो आवर्त नियम दिया था उसमें उनका आधार क्या था बताइए। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग इस सवाल का आंसर दे रहे हैं परमाणु द्रव्यमान, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। मेंडलीव के आवर्त नियम में आधार किसको बनाया गया था? परमाणु द्रव्यमान को। अब मेंडलीव के आवर्त नियम से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडलीव ने जो अपना आवर्त नियम दिया था ये कब दिया था? तो याद रखना है 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में ही मेंडलीव ने अपना आवर्त नियम दिया था। और ये वर्ष जो है पॉपुलर है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इसी समय महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो आप लोग याद रखना है मेंडलीव ने आवर्त नियम कब दिया था? 1869 ईस्वी में। आपसे यह भी पूछा सकता है कि मेंडलीव जो थे ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये भी आप लोग याद रखना है, ये रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। उसके अलावा आपसे यह भी पूछा सकता है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था इसमें आवर्त की संख्या कितनी थी? तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो आवर्त की संख्या, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें आवर्त की संख्या कितनी थी? और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी थी। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो लोग आवर्त की संख्या 7 लिख रहे हैं उन लोगों का सही है, और वर्ग की संख्या 9 लिख रहे हैं उन लोगों का भी सही है। तो आप लोग को याद रखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में थी उसमें आवर्त की संख्या 7 थी और वर्ग की संख्या 9 थी। इन्होंने 1869 ईस्वी में अपना आवर्त नियम दिया और ये रूस के थे। तो ये सब आप लोग याद रखना है। और परमाणु संख्या पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मोसले का आवर्त सारणी है वो आधारित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बताइए आप लोग, दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाती है? जब भी आपको दर्द होता होगा तो कोई ना कोई दवाई खाते होंगे, उस दवा का नाम आप लोगों को बताना है। एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, एंटासिड होता है, या फिर एंटीहिस्टामिन होता है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए क्या होता है। तो जो भी लोग इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं उन लोगों का सही है। दर्द निवारण की जो दवा होती है उसे हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। और एनाल्जेसिक की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है आप लोग को याद रखना है, ये अफीम के बहुत सारा उत्पाद होता है
जैसे कि मॉर्फिन, यह एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हेरोइन जो होता है यह भी जो है आपको एनाल्जेसिक का ही एग्जाम्पल है। उसके अलावा कोडीन, यह भी एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल है। और ये तीनों आप लोग को याद रखना है, ये सब अफीम से प्राप्त होते हैं। और एक और है जो कि एनाल्जेसिक एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सैलिसिलिक अम्ल। कौन चीज़? सैलिसिलिक अम्ल। आप लोग को याद रखना है, सैलिसिलिक अम्ल जो है यह भी एक प्रकार का एनाल्जेसिक है। तो याद रखिएगा, दर्द निवारण की दवा एनाल्जेसिक कहलाती है। और एनाल्जेसिक में मैंने आपको बताया मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन और सैलिसिलिक अम्ल। और आप लोग को यह भी याद रखना है कि ये जो एनाल्जेसिक है ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है निद्राकारी, क्या होता है? निद्राकारी। और दूसरा जो होता है वह होता है अनिद्राकारी। पहला निद्राकारी और दूसरा अनिद्राकारी। तो ये जो 3 आप लोग को दिख रहा है, मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन, ये सब निद्राकारी के एग्जाम्पल है। और ये जो सैलिसिलिक अम्ल है यह किसका एग्जाम्पल है? ये अनिद्राकारी का एग्जाम्पल है। अब हम लोग एंटीपायरेटिक की बात करते हैं। तो एंटीपायरेटिक की बात कीजिएगा तो इसमें एक ही दवा का नाम आप लोग को याद रखना है, एस्प्रिन। याद रखना है, एस्प्रिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह एंटीपायरेटिक दवा है यह, और यह बुखार को कम करने का काम करती है। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बुखार को कम करने वाली दवा क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं। और एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या बताना है? एस्प्रिन। और एंटा एसिड आप लोग समझते होंगे, जो पेट की अम्लीयता को कम करने का कार्य करता है, उसे हम लोग एंटासिड कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका कि सूत्र होता है NaHCO3, ये आप लोग क्या रखना है। इसके अलावा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, इसका सूत्र होता है AlOH2। ये 3 एग्जाम्पल आप लोग को एंटा एसिड से याद रखना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग एंटी हिस्टामिन की बात कर लेते हैं। तो ये जो एंटी हिस्टामिन है इसका प्रयोग कहाँ होता है? एंटी हिस्टामिन का प्रयोग एलर्जी को दूर करने के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है, एलर्जी को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? एलर्जी दूर करने में एंटी हिस्टामिन का प्रयोग किया जाता है। और एलर्जी की जो दवा है यानी एंटी हिस्टामिन का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है, 2 एग्जाम्पल यहाँ से याद रखना है। एक है बेनाड्रिल। कभी कभी आप लोग को एलर्जी होती होगी तो डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो वो बेनाड्रिल की गोली खाने के लिए कहते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है, क्लोरफेना नहीं, फेनी होगा, फेनिरामीन। दवाई का नाम थोड़ा सा टफ होता है इसलिए हमको बोलने में परेशानी हो रही है। और वैसे आज गला भी बैठा हुआ है, तो याद रखना है क्लोरफेनिरामीन और बेनाड्रिल, ये दोनों जो है किसका एग्जाम्पल है? एंटी हिस्टामिन का। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सब याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, फिर याद कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। कैपिटल जी के मान की खोज किसने की थी? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। कैपिटल जी के मान की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, डेवी ने, हेनरी कैवेंडिश ने या फिर प्रिस्टले ने? तो अगर आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने कैपिटल जी के मान की खोज किया था, तो ये आप लोग को याद रखना है। और हेनरी कैवेंडिश से आप लोग को यह भी याद रखना है कि इन्होंने ही हाइड्रोजन की खोज की थी। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता पूछा जाए या फिर कैपिटल जी के खोजकर्ता पूछा जाए, आपको क्या बताना है? हेनरी कैवेंडिश। और कैपिटल जी के विषय में आप जानते होंगे कि यह जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। ये भी आप लोग को याद रखना है, कैपिटल जी का यह वैल्यू है। और हाइड्रोजन और जी की खोज किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश ने। रदरफोर्ड से आप यहाँ से एक सवाल याद रख सकते हैं,
इन्होंने नाइट्रोजन की खोज किया था। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। डेवी ने किस तत्व की खोज की थी? इन्होंने सोडियम की खोज की थी। और प्रिस्टले ने किसका खोज किया था? तो इन्होंने ऑक्सीजन की खोज किया था। तो ये सब जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सब आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की पूरी संभावना है। बताइए आप लोग, एक अल्फा किरण निकलने से परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। एक अल्फा किरण जब निकलता है तो परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो अगर आप लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही। एक अल्फा किरण जब निकलती है तो परमाणु संख्या में 2 इकाई की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाता हूँ। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण के विषय। यहाँ मैंने लिख दिया परमाणु संख्या और इसके बगल में यहाँ पर है यह द्रव्यमान संख्या। क्या क्या परिवर्तन होता है इसको समझिए। तो जब अल्फा किरण निकलती है तो उस समय परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी हो जाती है। -2 मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है कि अल्फा किरण जब निकलेगी तो परमाणु संख्या में 2 इकाई की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर द्रव्यमान संख्या की बात कीजिएगा तो अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है। तो आप लोग याद रखना है, अल्फा किरण जब निकलेगी तो 2 इकाई की कमी होगी परमाणु संख्या में, और द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी होगी? 4 इकाई की। अब बीटा किरण की बात कर लेते हैं। जब बीटा किरण निकलती है तो परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। प्लस लिखने का मतलब क्या है कि परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो बीटा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब गामा किरण की बात करते हैं। तो जब गामा किरण निकलता है तो न तो परमाणु संख्या में कोई प्रभाव पड़ता है और न ही द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव पड़ता है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। अल्फा किरण जब निकलेगी तो परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी। जब बीटा किरण निकलेगी तो परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब गामा किरण निकलेगी तो न तो परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन होगा और न ही द्रव्यमान संख्या में। ये थे आज के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही किए होंगे और डिस्कशन को एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं फिर हम लोग कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।